नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक वोटिंग हो रही है। 61 विधानसभा सीटों पर 692 प्रत्याशी आज मैदान में है और योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की आज अग्नि परीक्षा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान है और इसमें अगर हम धर्मनगरी की बात कर ले तो अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, ये भी वो जगह है जहां पर आज इलेक्शन है। आज 5वें चरण का वोट जहां पर है, सुबह से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी भी है जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है। अयोध्या से लेकर अमेठी तक आज 5वें चरण का जो संग्राम है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ विवेक तिवारी जुड़ गए हैं अयोध्या से। विवेक, अयोध्या के रण की बात कर लें तो बीजेपी के लिए श्री राम की नगरी में आप क्या देख पा रहे हैं? कंपटीशन कितना है? देखिए, अयोध्या में इस बार भी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अयोध्या की जो विधानसभा है ये मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। 1991 से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, 2012 के चुनाव को छोड़ दें अगर हम, तो भारतीय जनता पार्टी की ही ये सीट रही है। उनका गढ़ है, इसका गढ़ माना जाता है। हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं मतदान के लिए और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। हम जिस बूथ पर हैं वहां पर ज्यादातर जो मत है वो मत है साधु संतों का। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग मतदान करने के लिए आए हैं उनके लिए क्या मुद्दे हैं आज अयोध्या में। खास तौर पर हम शंकरदास जी आइए हमारे साथ, आप हैं शंकरदास जी। ये बताइए कि क्या है अयोध्या का मुद्दा, क्या है आज? मुद्दा है यहाँ पर विकास का मुद्दा है ना। जो विकास करता है उसको वोट मिलता है। अभी पहले वहाँ अच्छा, तो मतदान करने के बाद महाराज जी बात करेंगे। साधु संतों का ये जो बूथ है यहाँ पर ज्यादातर मत जो संख्या है वो संत समाज के लोगों की है और वहाँ पर मतदान के लिए लोग आ रहे हैं और मतदान अब धीरे धीरे थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा। शुरू में तो 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ रही है। ये जो बूथ जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये अयोध्या विधानसभा, अयोध्या का सबसे बड़ा बूथ माना जाता है और सबसे ज्यादा मतदाता इसी बूथ पर है। तो अब धीरे धीरे रफ्तार आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। महिलाएं हों, संत समाज के लोग हों, वो सब मतदान के लिए यहाँ पर लाइनों में लग रहे हैं। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो बने हुए हैं। नीरज, प्रयागराज में क्या देख रहे हैं? एक धर्म नगरी की हमने बात कर ली अयोध्या की, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? प्रयागराज में संगम क्या कहता है? जी देखिए, प्रयागराज एक धर्म नगरी है। प्रयागराज राजनीतिक तौर से बहुत ज्यादा समृद्ध है और प्रयागराज शिक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा समृद्धशाली है। अगर हम प्रयागराज के संगम नगरी की बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षा का अगर कहा जाए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय शिक्षा को लेकर है। जो तमाम छात्र हैं उनका ये पूरा मुद्दा है। तमाम जो भर्तियां हैं उसको लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहा जाए स्टूडेंट प्रयागराज में ही रहते हैं। और इसके अलावा जो राजनीति का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है, राजनीति का कहरा सीखने वाली अगर बात होती है तो लोगों को प्रयागराज ही सबसे ज्यादा कहा जाए कि उचित होता है, क्योंकि प्रयागराज ने 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए और चंद्रशेखर हुए, ऐसे तमाम जो प्रधानमंत्री देश को जिन्होंने गति दी वो प्रयागराज से हुई। तो प्रयागराज राजनीति का अखाड़ा है, शिक्षा का क्षेत्र है और संगम नगरी है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो कहा जाए कि
शिक्षा को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अतीक अहमद जो कि इस समय जेल में है, वो भी एक मुद्दा रहे। बुल और बुलडोजर, यहाँ बुलडोजर बहुत ज्यादा चला है और कहा जाए कि उसको लेकर भी काफी अच्छी जो मतदाता है उनकी वोटिंग, उनके विचार, इस सब तमाम चीजों पर लगातार वो अपनी राय रख रहे हैं। कुछ मतदाताओं से हम बात करेंगे और सीधे अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं प्रयागराज की इस धर्म नगरी में, और जो वोटर्स हैं हम उनसे बात करेंगे। आज आप वोट कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं प्रयागराज के? धार्मिक नगरी है, राजनीतिक भी नगरी है और शिक्षा के लिए भी, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? वोट तो हम लोग कर रहे हैं यही सोचकर कि जो विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, वो दिख रहा है, चाहे वो रोड हो, एयरपोर्ट हो, विकास दिख रहा है। और दूसरी चीज़ है सुरक्षा। जो बाहुबली और माफिया हैं वो अब अंदर हैं और सुरक्षा का माहौल है, और महिलाओं के लिए खास तौर से ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। जी देखिए, एक मतदाता और है, आपने मत का प्रयोग कर लिया आपने, क्या मुद्दे हैं प्रयागराज के? मैं बस महिला सुरक्षा की, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है महिला सुरक्षा, और वो भाजपा की सरकार ही ला चुकी है, तो इसलिए मैं अपना मतदान भाजपा को दे चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये प्रयागराज के जो वो लोग हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि महिला सुरक्षा, बुलडोजर और जो माफिया राज है, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अभी जो यहाँ पर भीड़ है, देखिए यहाँ लगातार सुबह से कहा जाए तो 7 बजे से ही जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। और प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ 12 सीटें हैं, यानी प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें अगर विधानसभा की हैं तो प्रयागराज में है। प्रयागराज में 2 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी अगर कहा जाए साख पर है इस समय सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा प्रयागराज ही वो जगह है जहां पर जो भी पार्टी सबसे ज्यादा, यानी 12 में से सबसे ज्यादा सीट कर जो जीतती है वही पार्टी वहां विधानसभा में जाती। आप देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह किस तरह से वोट देने के बाद, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये सीधी तस्वीर है। वोट करने के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे हैं, और सेल्फी पॉइंट पर वो देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर अपने परिवार के साथ, ये सीधी तस्वीर देखिए, यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और उनका पूरा परिवार उनके साथ है इस समय। और यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बात की थी और बताया था कि क्या क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और आने वाले वक्त में उनका विजन कैसा है आने वाले 5 साल, क्योंकि 5 साल सरकार में उन्होंने काम किया और 5 साल के बाद जो उनका विजन है उस विजन को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। अब कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात चूंकि सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हो, चूंकि लगातार सरकार का पक्ष रखते रहे हैं लखनऊ में, और हर तरह से यहाँ पर अगर कहा जाए एक बड़ी जीत इन्होंने पिछली बार हासिल की थी और शहर पश्चिम से, और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। और अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे और कि एक जो यहाँ पर मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बुलडोजर का रहा है। बुल और बुलडोजर 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा है। देखना होगा ये मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं प्रयागराज में। और प्रयागराज के बारे में यही कहा जाता है कि प्रयागराज जिसे सबसे ज्यादा सीटें देता है उसी की सरकार बनती है। तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि बात करने की कि क्या यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं। हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से जुड़ने की। नीरज, ये जानना चाहेंगे आपसे कि प्रयागराज में अगर हम बेसिक मुद्दों की बात कर लें तो यहाँ आप देखिए कोशिश भी कर रहे हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह से अगर बातचीत हो पाए तो ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रयागराज की जनता जो वोट कर रही है उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए यहाँ पर हर मंत्री, हर व्यक्ति ये बात का जिक्र करेगा कि उन्होंने काम किया है, विकास पे वोट देने की बात जरूर की जाएगी, लेकिन जब इलेक्शन के लिए हम देखते हैं कि लोग होते हैं, जाते हैं मतदान के लिए, बहुत सारे मुद्दे उनके जहन में भी होते हैं। राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे अलग हैं लेकिन जनता के मुद्दे अलग होते हैं।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके अपने एजेंडे होते हैं और प्रयागराज ऐसी जगह है जहां पर एजेंडा सेट होता है, यानी कि यहां से एजेंडा सेट होता है और वही जो सेट एजेंडा होता है वो लोगों को विधानसभा पहुंचाता है। और ये सबसे ज्यादा खास बात है जो मैंने अभी बताई कि प्रयागराज में जो सबसे ज्यादा सीटें जीतता है वही जाकर विधान। बिल्कुल नीरज, आप रुकिए, हम विवेक का रुख करेंगे। विवेक इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। आज का क्या मुद्दा है? आज जो मतदान हो रहा है उसमें क्या क्या मुद्दे मुख्य रूप से हैं? नो कमेंट। अच्छा, यहाँ पर आखिरी में 2 रोड शो हुए, एक योगी आदित्यनाथ जी का हुआ, दूसरा अखिलेश यादव का हुआ। दोनों नो कमेंट। मंदिर बना है, मंदिर बन रहा है, क्या मुद्दा है? नो कमेंट। मतदान करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या चाहते हैं अगली गवर्नमेंट क्या बनाए, क्या करे? नो कमेंट। अयोध्या से इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा का क्या होने जा रहा है? नो कमेंट। तो महंत ज्ञानदास जी हैं और हनुमानगढ़ी के महंत हैं, बहुत प्रतिष्ठित संत हैं, लेकिन कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। इसका इशारा, इसका क्या मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, जो हनुमानगढ़ी है अयोध्या की, वो यहाँ का एक शक्ति केंद्र है। यहाँ 4 पट्टियां हैं और उस 4 पट्टी से जुड़े हुए हजारों की संख्या में साधु समाज हैं। जब तक विश्व हिंदू परिषद की मौजूदगी अयोध्या के अंदर नहीं हुई थी, तब तक एकमात्र पावर सेंटर संत समाज का अयोध्या में हनुमानगढ़ी ही था। जब से विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर आया है तो कार सेवकपुरम में एक दूसरा शक्ति केंद्र स्थापित कर दिया गया संत समाज को लेकर के। इसको लेकर के एक वर्चस्व की लड़ाई भी, हम आएंगे आपके चला पास। करती है। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? क्या आपके लिए मुमकिन हुआ वहां पर बातचीत करना? सिद्धार्थनाथ सिंह को क्या कहना है? घर में दिया आपको भाई लाइव। देखिए सीधे ये तस्वीर, ये देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह जी की। सर, प्रयागराज में वोटर्स को लेके क्या कहेंगे? सब वोटर से एक ही चीज कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा निकलें और वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह चूंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें अपने क्षेत्र में जाना है, शहर में जाना है, इसलिए हमने एक ही सवाल लिया। हालांकि वो बाद में फिर यहाँ आएंगे। तो ये सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि वोटर्स अधिक से अधिक निकले। हालांकि पिछली बार, पहली बार वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और इस बार दूसरी बार मैदान में है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ था। अब देखना यह होगा कि प्रयागराज की जनता का कितना प्यार उनको एक बार फिर से मिलता है। बिल्कुल, 2017 का इतिहास दोहराना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। विवेक, नीरज, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन न्यूज इंडिया संवाददाता रागिनी पांडे ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और वो आज निकलेंगे प्रयागराज के लिए अपना मतदान करने के लिए। यहाँ से वो जाएंगे शीतला माता मंदिर। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, पुरानी पेंशन का मामले में सपा ने भी कुछ कहा है, कांग्रेस ने भी, तो बीजेपी क्या कह रही है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो भी अच्छा से अच्छा काम होगा वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आगे भी करेगी। जो अब सत्ता में रह करके कुछ किए नहीं, जिनकी सत्ता रहते हुए यह सारा गलती किया था और वही अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, तो झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। और झूठ के लिए कोई मतलब हाथ पैर नहीं होते हैं और 10 तारीख को उसका जवाब जनता दे देगी। सर, आपके अगेंस्ट में पल्लवी पटेल को उतारा गया, उससे पहले पूरे बहुमत से थी बीजेपी, तो पल्लवी पटेल क्या कांटे की टक्कर दे पा रही है? कोई टक्कर में नहीं है। आप आज सब उनको नाम ले रही हो इसलिए कि वो यहाँ प्रत्याशी हैं, बाकी यहाँ सिराथू सहित कौशाम्बी की किसी सीट में समाजवादी पार्टी टक्कर नहीं है। प्रयागराज में कहीं टक्कर में नहीं है, पूरे 5वें चरण में टक्कर में नहीं। सुपड़ा साफ है सपा बसपा कांग्रेस का। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी, जो अभी अपने माता जी के आशीर्वाद के बाद शीतला माता मंदिर जाएंगे और वहां से वो अपने मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर वो अपना मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागिनी पांडे, न्यूज इंडिया, सिराथू। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। सिराथू सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, प्रदेश में डिप्टी सीएम भी हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अभी हमारी संवाददाता रागिनी पांडे ने भी केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने वो हमने आपको सुनाया था कि इस वक्त
यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता की चाबी मिलने वाली है। 5 कालिदास मार्ग में इस बार फिर से बीजेपी के मुख्यमंत्री ही बैठने वाले हैं और बीजेपी ही एक बार फिर से सत्ता में पहुंचने वाली है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। वहीं हर पार्टी इस चुनाव में जीत की बात कर रही है। तो सीधी तस्वीरें सिराथू से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर देखिए पहुंचे हैं। लेकिन क्या एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा? क्या 2017 का इतिहास जो है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोहरा पाएगी या नहीं? क्योंकि उस इतिहास को दोहराना एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2017 में समीकरण अलग थे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अब से पहले हमने देखा कि जो संदेश बाहर जो कैसा व्यवहार मित्र के प्रति, शत्रु के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रजा के प्रति करना चाहिए, ऐसा केवल मानव मात्र में केवल राम जी ऐसे संदेश वाहक थे। ऐसे राम जी का जब दिव्य भव्य मंदिर निर्माण हो जाएगा तो अपने आप संपूर्ण विश्व में राम जी के बारे में लोग चिंतन करेंगे और सबके अंदर सौहार्द, प्रेम, स्नेह बढ़ेगा। स्वामी जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है, ऐसे लोग जो पहले मंदिर को लेकर के उनकी विचारधारा कुछ अलग हुआ करती थी, इस बार के हम चुनाव में देख रहे हैं कि मंदिर को लेकर के वो भी वही बात कह रहे हैं जो मंदिर के समर्थक लोग किया करते थे। यही इस बात से आपको लगता है कि कुछ असमंजस है या क्या हो रहा है? यही इसमें प्रमाण है कि राम जी मानवता के संदेश वाहक थे। सारे विश्व के कोई ऐसा एक भी महापुरुष नहीं है जिसका संपूर्ण चरित्र अपने जीवन में मनुष्य उतार सके। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ऐसे महापुरुष हैं, परमात्मा हैं, जिनके संपूर्ण चरित्र को बाल्यकाल से लेकर के 11,000 वर्ष तक राज्य किया प्रभु राम ने, संपूर्ण चरित्र को लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। मौजूदा जो सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि रामराज की स्थापना जो परिकल्पना वाल्मीकि जी ने की थी या बाद में तुलसीदास जी ने उसको अवधि में लिखा, वो कुछ उतरती हुई अयोध्या के अंदर दिखी? देखिए, राम राज्य तो राम जी जब पधारेंगे तभी संपूर्ण राम राज्य आएगा, परंतु राम जी का जब यहाँ दिव्य मंदिर बन जाएगा तो राम राज्य की कुछ छाया तो जरूर अपने देश में दिखेगी और संपूर्ण विश्व में दिखेगी। मंदिर निर्माण एक मुद्दा है, इसको लेकर के भावनात्मक लगाव पूरे देश के लोगों का, करोड़ों हिंदुओं की आस्था इस मंदिर में, भगवान श्री राम के मंदिर में। इसके अतिरिक्त भी कुछ मुद्दे हैं अयोध्या के अंदर जो लगता है कि आपको होना चाहिए? बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर मंदिर बनते ही कम से कम 1 लाख लोग रोज आएंगे, तो उनके लिए मार्ग भी चाहिए, लाइट बिजली चाहिए, रहने के स्थान चाहिए, और जिसका प्रारंभ हो चुका है, एयरपोर्ट जैसे चाहिए, तो उसका भी निर्माण होगा। तो मूल प्राण क्या अयोध्या के संत समाज को इस बात की आशंका है कि यदि सरकार में परिवर्तन होता है, कोई और दल आता है, तो ये जो विकास कार्य है इसमें कोई अवरोध पैदा होगा? बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा, ऐसा लोगों की भावना है। धन्यवाद। तो ये स्वामी जी अशरफीपन, बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है अयोध्या का, वहां से स्वामी जी ये कह रहे थे कि अगर परिवर्तन होता है तो अयोध्या का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है। लेकिन दूसरी तरह से भी मानने वाले लोग हैं तमाम तरह से, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का जन्मभूमि का जो मंदिर है वो एक बड़ा इशू है, उससे जुड़ा हुआ विकास एक बड़ा मुद्दा है, अयोध्या का विकास एक बड़ा मुद्दा है, और ये सारा विकास भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर के इर्द गिर्द ही होगा, ऐसा लोगों को लगता है। बिल्कुल, आप बने रहिए। नीरज भी हमारे साथ हैं। नीरज, हम देख रहे हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो भी अपने वहां पर बूथ पर जा रहे हैं। हालांकि आप जहां पर खड़े हैं वहां से सिद्धार्थनाथ सिंह की साख जो है वो दांव पर है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जा चुके हैं, आपने उनसे बातचीत भी करी। वहां पर अगर मुमकिन हो तो मतदाता जो है उनसे बातचीत करिए, उनसे जानिए कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम प्रयागराज के उसी बूथ पर है जहां सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी वोट डाला है और यहां पर केशव मौर्य का भी वोट पड़ना है। देखिए, तमाम मतदाता हमारे सामने हैं और वो देखिए किस तरह से अपने बातचीत कर रहे थे मतदाताओं से। जानिए उनसे कि क्या मुद्दे हैं, वो आज जहन में किन मुद्दों को रखकर वोट दे रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में जो तमाम वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं और जो जनता होती है उसके पास सबसे बड़ी अगर जो ताकत है वो वोट की ताकत होती है, क्योंकि अपने इसी वोट की ताकत से वो अपनी सरकार चुनता है। देखिए, तमाम जो मतदाता हैं कितने खुश और यहाँ नजर आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट पे भी हैं। आपने आज पहली बार क्या मताधिकार का प्रयोग किया, फर्स्ट टाइम? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे सोच कर किया, क्या दिमाग में रहा, क्या कुछ सोच कर मताधिकार का प्रयोग किया? हमारे संवाददाता नीरज बने हुए हैं, लगातार मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नीरज, हाँ, अगर मुमकिन हो पाए तो आप उनसे बातचीत करें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ वो तमाम मतदाता हैं जिन्होंने अभी अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और हम चाहेंगे ये अपील भी करें हमारे चैनल के माध्यम से कि अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि प्रयागराज से जो मत निकलता है, जो प्रयागराज की लहर चलती है, जो प्रयागराज सबसे ज्यादा जीतता है, यहाँ पर जो 12 विधानसभा सीटों में जो पार्टी सबसे ज्यादा जीतती है वही विधानसभा में अपनी सरकार बनाती है, प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। आपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्या कुछ सोचा दिमाग में और क्या क्या मुद्दे हैं प्रयागराज के? मैं अभी इलाहाबाद में बहुत पहले मैं राजस्थान में थी, अब मैं यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ का नॉलेज इतना तो नहीं है, पर हाँ स्टिल मुझे ये है कि मुझे मतदान देना ही देना है। और हम लोग अभी वाराणसी में रहते हैं और केवल हम लोग इसीलिए आए हैं कि नहीं, हमें एक अच्छी सरकार चाहिए, जागरूक सरकार। अच्छी और जागरूक सरकार के लिए वोट किया है। देखिए, तमाम वोटर्स हमारे साथ हैं और ये सेल्फी पॉइंट पे अपनी सेल्फी भी क्लिक करा रहे हैं। सर, प्रयागराज चूंकि राजनीतिक तौर से बहुत समृद्ध रहा है, शिक्षा के तौर पर बड़ा समृद्ध रहा है और सांस्कृतिक तौर पर बड़ा समृद्ध रहा है, तो किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट कर रहे हैं? देखिए, हम अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, ऐसे प्रत्याशी आने चाहिए जो जनता के बीच में रह के कार्य कर सके और क्राइम फ्री एनवायरनमेंट हो, पुलिस मशीनरी फ्री हो काम करने के लिए। तो इसी मुद्दे पे हम चाहते हैं कि जो तरह की गवर्नमेंट आनी चाहिए उसको हम सपोर्ट करते हैं। और भी तमाम हमारे साथ वोटर्स हैं। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ वोट कर रही हैं? प्रयागराज में क्या क्या मुद्दे हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी फॉर विमेन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग अब फील कर रहे हैं थोड़ा सा सिक्योर। मैं चाहती हूँ ये बढ़े, इस तरीके की सिक्योरिटी का जो फीलिंग हम लोग के अंदर आया है जो पहले कभी नहीं था, वो बढ़े। क्राइम फ्री एटमॉस्फेयर हो, गवर्नेंस अच्छी हो, स्ट्रांग हो, बस यही सब है। युवा वोटर्स भी हैं, आपने पहली बार मतदान किया मुझे लग रहा है? करने जा रहे हैं। अच्छा, करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या सोचा है, माइंड में क्या है? क्योंकि प्रयागराज आप लोग के शिक्षा के लिए भी एक बड़ा हब रहा है, हब है। सांस्कृतिक तौर से बात की जाए तब भी यहाँ पर एक संगम, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। और इसके अलावा राजनीतिक तौर से बात की जाए तो 7 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज ने दिए हैं। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? क्योंकि आप लोग जो चुनेंगे वो सरकार बनती है और प्रयागराज जिसे चुनता है उसी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने पढ़ाई की, एजुकेशन की बात करी है, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अभी 2 साल पहले मैंने अपना 12th कंप्लीट करा और अब आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो जैसे जैसे मैं और हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, आई एम गेटिंग टू नो कि बहुत सारे फैक्ट्स हिस्ट्री के बहुत बार हम लोगों को स्कूल में जो पढ़ाया है बहुत अलग तरीके से पढ़ाया है दैन व्हाट दे एक्चुअली आर। तो आई होप कि CBSE और ICSE ये सारे बोर्ड्स थ्रू गवर्नमेंट अपने अपने करिकुलम में और एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करें सो दैट वी गेट अ वाइडर पिक्चर। बाकी तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, सेफ्टी, वो सब तो है ही। तो ये प्रयागराज है और प्रयागराज की ये पब्लिक है और प्रयागराज क्रांतिकारियों का भी शहर रहा है। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर यहाँ पार्क है और उनकी जो मौत हुई थी, जो यहाँ शहीद हुए थे, वो इसी प्रयागराज में हुए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रयागराज की धरती से जो संदेश जाता है वो बहुत दूर तक जाता है, चाहे वो संसद में हो और चाहे विधानसभा में हो। 7 प्रधानमंत्री सिर्फ इसी प्रयागराज ने दिए हैं, या तो वो यहाँ से पैदा हुए हैं या फिर यहाँ पर शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी है। बिल्कुल नीरज, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में संजीव कौशिक जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और
तमाम मुद्दे जो हैं आज, क्योंकि 5वें चरण का मतदान है, जो मुद्दे हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो बयान हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे आज के इस चरण का।